जो छोटे सपने देखते हैं वो इस दुनिया के और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। मैं सिविल सर्वेंट से मिला, कईयों की वर्किंग स्टाइल देखी और सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको इतना ज़्यादा नॉलेज दे देती है कि कहीं न कहीं किसी फील्ड में आप अच्छा कर ही लेंगे। डिस्कस करते रहते हैं, कभी खुद के साथ 1 घंटे भी नहीं बैठते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूँ कि अपना 1 डेढ़ घंटे बैठो, शांति से सारा मोबाइल स्विच ऑफ करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। उसको एन्जॉय करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सबकी आप हेल्प करते रहें। 3 महीने पहले शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से भी लोग हम अक्सर रह जाते हैं। कितनी बुक पढ़ ले, जब तक खुद नहीं चलाएगा, खुद गिरेगा नहीं, उठेगा नहीं, तब तक साइकिल नहीं चला सकता। मतलब आपको भी नहीं मालूम कि आज शाम को आपके साथ क्या होगा, या किसी को नहीं मालूम कि कल वो किस फ्रेंड से मिलेंगे, किससे बात होगी। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी नुकसानदायक है और आगे आप जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे अपने आप उजाला होता जाएगा। मेरे परिवारजनों के चेहरे पे खुशी होगी, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि वो कितना खुश होंगे जब मेरा लिस्ट में नाम देखेंगे। तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा? और तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप इंडिया में इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ी सी हार्श ट्रेनिंग होती है कि तो आप कुछ टाइम पे कांस्टेबल का भी कार्य करेंगे, जो एमएचसी, एसएचओ सारा कार्य आप करते हैं। फिर हमारे टाइम पे फेज़ 2 एक ट्रेनिंग का होता था। प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट करवा दी पूरी, जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई थी वो सारी अटैच करवा दी। तो वो शायद मूवी में भी नहीं दिखाते, वो हमने कार्य जो यहाँ पे कर दिया। अगर कोई आईपीएस है, उसकी किसी पॉलिटिशियन से नहीं बन रही, अगर वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि उनका कैडर चेंज कर दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आईपीएस अर्पित जैन, जो कि इस समय गुरुग्राम में डीसीपी हैं। और गुरुग्राम वो जगह है जिसे कॉर्पोरेट हब भी कहा जाता है। पार्टी कल्चर काफी ज्यादा है, अल्कोहल का हॉटस्पॉट भी इसे माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ का डीसीपी होना और लॉ एंड ऑर्डर संभालना कितना चैलेंजिंग है, इन सवालों पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे उनकी अभी तक की जर्नी के बारे में और यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी भी बहुत सी बातें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से स्कूलिंग की, कॉलेज कहाँ से किया और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा-सा कस्बा है या गाँव बोल सकते हैं, मक्सी, जो कि शाहजहाँपुर एक ज़िला है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ पर स्थित है। वहाँ मैंने अपनी पूरी मैक्सिमम स्कूली पढ़ाई की है 8th क्लास तक। उसके बाद भोपाल में मैंने आगे की क्लासेस की क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं था 10th क्लास के बाद। और उसके पश्चात जो है मैंने अपना एमबीबीएस किया है बीएचयू से। फिर मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी की। तो इनिशियली मैं फ़ेल भी हुआ, बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर 2 बार मैंने ये एग्ज़ाम जो है क्लियर किया एंड आई गॉट इनटू आईपीएस, जो कि मेरा 2014 बैच है। आपने बताया कि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया, तो इतने डिमांडिंग प्रोफेशन से स्विच क्यों किया? सिविल सर्विसेज में आने का क्यों सोचा? देखिए, मुझे वहाँ भी लगता था कि जो गवर्नमेंट मैं एज़ ए गवर्नमेंट में काम करना और बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को सर्व करने का। साथ ही अब बड़े कोई सिस्टमिक चेंजेस हैं, वो भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। वहाँ पे आप इंडिविजुअली डेफ़िनेटली लोगों की सर्विस कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी मेरा प्रोफ़ेशन था और उससे भी मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड था, उससे भी मैं काफ़ी मुझे मीनिंगफुल लगता था। लेकिन मेरे मन में बचपन से भी था कि हमने गाँव में देखा था कि जब कोई एसपी आता था, कोई डीसी आता था तो बड़ा वो अच्छा कार्य कर पाते थे और उनसे तभी से प्रेरणा मिलती थी। तो सबकॉन्शियसली वो वहाँ पर मेरे माइंड में ही था। और बाद में जब थोड़ा सिविल सर्विसेज़ के विषय में जाना, हमारे कॉलेज से भी 1-2 लोग निकले, तो फिर मुझे और ज़्यादा एनर्जी और प्रेरणा मिली, तो मैंने यहाँ की तैयारी की। लेकिन जो मेडिकल प्रोफ़ेशन की कोर वैल्यूज़ हैं कि लोगों के प्रति संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना, उनको अच्छे से सुनना और उनकी हेल्प करने की, मतलब हेल्पिंग अदर शुड बी हॉबी मैं बोलता हूँ, तो वो पुलिसिंग में भी अप्लाई होती है कि आप सब लोगों की मदद करने की जो भावना है वो अपने हृदय में रखें और जो अच्छा परिवर्तन अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने देश के लिए कर सकते हैं, वो करें। और साथ ही जो क्रिमिनल हैं या बेकार लोग हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लें। उनके मन में डर होना चाहिए ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक है वो दुखी ना हो, परेशान ना हो उनसे।
तो आपने एमबीबीएस के साथ-साथ या फिर आपकी जो मेडिकल प्रैक्टिस थी उसके साथ-साथ प्रिपरेशन शुरू की या फिर उसको साइड करके, पॉज़ करके उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की? नहीं देखिए, मैंने एमबीबीएस के बाद तो पहले मैं हॉस्पिटल में ही काम कर रहा था, तो मैंने तैयारी शुरू की थी, पर मुझे लगा कि मैं दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने छोड़ के और फिर उसके बाद फुल टाइम जो है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को दिया कुछ समय। तो कभी ऐसा कुछ सेल्फ डाउट नहीं आया क्योंकि एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ के हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं वो भी यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा और फिर हम उसके बाद अटेम्प्ट्स भी देते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एक के बाद एक अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो वो कभी डाउट मन में नहीं रहा? थोड़ा-सा तो डाउट आता ही है, सभी को आता है जो नेचुरल है। और जैसे 12 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो लग रहा था कि मालूम नहीं आगे क्या करना है या नहीं करना है। प्लस कई रिश्तेदार भी होते हैं दूसरे, वो भी बोलने लगे कि अब बस एक आध बार और दे लो, उसके बाद फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपना, तो वो भी चल रहा था। लेकिन फिर मैंने 13 वाला एग्ज़ाम अपना सारा मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि जो 12 में मैंने मेंस दिया था, तो क्या गलतियाँ मुझसे रह गई थी। उनको मैंने लिखा, धीरे-धीरे उनको सबको दूर किया और जहाँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मैंने किसी अच्छे मेंटर से गाइड ली, उनसे पूछा और उसके बाद फिर 13 में और ज़्यादा एनर्जी से तैयारी की और फाइनली मेरा उस साल सिलेक्शन हो गया। मैं मतलब वो गट फीलिंग जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या अंदर से फीलिंग्स थी या क्या दिमाग में थॉट्स थे जो क्लैरिटी आई कि नहीं मुझे यही करना है और मैं कर लूँगा, ताकि जो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो भी अपने अंदर उस चीज़ को पहचान सके कि हाँ हम भी कर सकते हैं या अपने अंदर के वो थॉट्स उनके अंदर भी आ सकें। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कन्विक्शन जो आता है वो क्लैरिटी से आता है। तो मैंने वो क्लैरिटी डेवलप करने में भी 1-2 साल लगाया कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। मैं सिविल सर्वेंट से मिला, कइयों की वर्किंग स्टाइल देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे को कन्विक्शन आ गया कि अब मुझे तैयारी करनी है। और उसके बाद आपको जब कन्विक्शन आ जाए तो फिर आपको किसी से दुनिया में पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए, सबसे मार्गदर्शन तो लीजिए। जैसे आज भी इंटरव्यू आप सुनिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें उससे पता चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली आपका रास्ता जो है वो आपको खुद कार्व आउट करना है। तो वो फिर मेरा हमेशा मानना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस और उसी पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वही ये इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग किसी की भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लेते हैं तो वो नहीं करना है। बट आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहना है और हमेशा बड़े ड्रीम्स देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि जो छोटे सपने देखते हैं वो इस दुनिया के और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो यू शुड सी बिग ड्रीम्स और आपको अपने ऊपर इनफाइनाइट कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर इनफाइनाइट एंथुसियाज़्म के साथ आप जो है हार्ड वर्क करें। तो अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको इतना ज़्यादा नॉलेज दे देती है कि कहीं न कहीं किसी फ़ील्ड में आप अच्छा कर ही लेंगे। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम्स दे रहा है, अटेम्प्ट दे रहा है, लेकिन उसको कब तक प्रिपरेशन करनी है, कब तक अटेम्प्ट देने हैं, कब उसको या फिर स्विच करना चाहिए, प्लान बी की तरफ जाना चाहिए? मेरा मानना है कि ये देखिए पर्सनल कॉल है, क्योंकि मल्टीपल कंसिडरेशन होते हैं। कोई व्यक्ति थक जाता है कि नहीं अब मैं बिल्कुल दे नहीं सकता। कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है कि कहीं वो तैयारी कर रहा है तो क्योंकि वो ये जो होती है कमाई की एज भी होती है हमारी फैमिली भी चाहती है कि हम कुछ अर्न करें, तो वो होता है। और कई लोग होते हैं उनके कुछ अन्य कंसिडरेशन होते हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो अगेन मैं बोलूँगा कि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आप अपने दिल से पूछिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कोई अच्छा मेंटर हो तो उससे एक बार डिस्कस करिए कि अब मैंने 2, 3, 4 जितने भी अटेम्प्ट दे दिए हैं और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम ऐसे क्लिक कर जाता है कि आपको पता ही नहीं होता। मतलब ये मान के चलिए कि जो टॉप के 5 टू 6000 पीपल हैं, दे ऑल आर इक्वल इन दिस एग्ज़ाम। फिर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो, आपके 4 अटेम्प्ट ना हुआ हो और 5वें अटेम्प्ट में आप टॉप 10 में आ जाएँ। तो वो उस साल आपके सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अच्छे से बैठ गए, तो वो रहता है इसमें। तो अगेन ये आपको पर्सनल कॉल लेना है, बट डेफ़िनेटली अगर आप डाउट में हैं, तो बैठिए। हम क्या होता है कि पूरी दुनिया के सामने तो समस्याएँ डिस्कस करते रहते हैं, कभी खुद के साथ 1 घंटे भी नहीं बैठते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूँ कि अपना 1 डेढ़ घंटे बैठो, शांति से सारा मोबाइल स्विच ऑफ करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट आस्क कोई मेंटर कि वो बताएँ कि अब क्या करना है और उसके हिसाब से फिर आप डिसीज़न लें। अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बारे में आप अक्सर बताया भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो उसके जी। बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे स्टेट के सिविल सर्विसेज़ हैं, फिर एसएससी हो गया, बैंक पीओ के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं और भी कई सारे जो डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, कैब कैब सेक्रेटरीएट के एग्ज़ाम होते रहते हैं
फिर बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक अखबार आता है, उसमें रेगुलरली आते भी रहते हैं। ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स हैं, जो उसकी गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और मैं खुद भी कई बच्चों को, कई युवा जो हैं, उनको पढ़ाता हूँ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, क्योंकि सिर्फ़ यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है और कई अच्छे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी सर्विसेज़ हैं। और मेरा तो फ़ोकस उनके लिए जिन बच्चों का अच्छे से स्कूलिंग नहीं हो पाई, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी या उस टाइम उन्होंने पढ़ाई नहीं की या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि उनके फादर कहीं माइग्रेंट के रूप में वर्क करते थे, माइग्रेंट लेबर थे, तो 1 साल वो कभी पंजाब में थे, 1 साल वो कभी आंध्र प्रदेश में थे, तो उन बच्चों की भी जो है पढ़ाई नहीं हो पाई। तो हम लोग उनको भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं अभी एसपी झज्जर था, तो बहादुरगढ़ में एक इनिशिएटिव है, वहाँ मैं कोशिश करता था। हमारे एक कांस्टेबल हैं अजय, दिल्ली पुलिस के, वो उन्होंने ये प्रारंभ किया था। और चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, कई जगह सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम्पल अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, तो उन एग्ज़ामों की हम उन बच्चों को तैयारी करवाते थे और ज़्यादातर इकोनॉमिकली नॉट बेटर बैकग्राउंड से थे और उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। और आगे मैंने आपको बताऊँगा भी कि हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन ले जाके और मास लेवल पे ले जाएँ, ताकि हर बच्चा जो है उन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सके। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ये है और जैसे कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सर के साथ जुड़ सकते हैं उनके इंस्टा से ताकि वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी अच्छी। तो जब आपने मेडिकल से स्विच किया सिविल सर्विसेज में तो कभी तब ये प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान या अभी तक कभी ऐसा थॉट आया दिमाग में कि मेडिकल प्रैक्टिस क्यों नहीं कंटिन्यू की या फिर कर लेनी चाहिए थी? हाँ मैडम, ऐसे भी कई बार थॉट आते रहते हैं, क्योंकि पर वही बात है कि ग्रीन इज़ मतलब ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो कई बार जब बहुत स्ट्रेस लगता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है हम वहाँ रहते तो और लाइफ ईज़ी होती। पर मैं वहाँ भी अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन के फ्रेंड से मिलता हूँ, तो उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने ट्रबल्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने स्ट्रेस हैं। तो फिर मैंने हमेशा लाइफ़ का ये बनाया है अपना फंडा, जिसको बोलना चाहिए कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस मोमेंट में हैं, उसको एन्जॉय करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सबकी आप हेल्प करते रहें, सबको अच्छे से आप सर्व करते रहें, तो अपने आप सैटिस्फैक्शन आ जाता है। तो आज की डेट में अगर आप पूछें तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड विथ माय सर्विस और मैं काफ़ी इसमें कार्य कर पाया, चाहे कोविड हो या दूसरा, जब भी मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा, अभी जैसे गुड़गाँव में हूँ, तो डेफ़िनेटली इतने लोगों की मैं यहाँ बैठ के मदद कर पाता हूँ, जो निश्चित रूप से मुझे संतुष्टि होती है और देश के विकास में भी और देश के लिए भी हम बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर रह के कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जहाँ है वहीं पे एंजॉय करो क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल वही है कि अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। हमेशा दूसरा देखना है कि नहीं उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सकती है, उसका ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। आपने कब और कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और आपका किस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? जब मैं एक्चुअली मैंने एमबीबीएस कर लिया था। मेरा पहले तो एमबीबीएस के टाइम ही तैयारी करने का मन था, लेकिन उस टाइम उतना मैं सिंसियर नहीं था या मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिला। तो फिर आफ्टर एमबीबीएस जो है मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। एक बार मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था, तो आई डोंट कंसिडर इट एज़ अटेम्प्ट। लेकिन फिर मैंने 2012 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जो मैंने पढ़ के दिया था। तो उसमें मैंने मेंस लिखा था यूपीएससी का आफ्टर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, बट मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। एंड इन 13 आई गॉट फाइनली सिलेक्टेड इनटू द आईपीएस। और उसके बाद मैंने एक बार और दिया था, क्योंकि मेरी वाइफ़ भी आईपीएस में है, तो ये था कि एक कोई दूसरी सर्विस में हो तो थोड़ा-सा शायद वर्क लाइफ बैलेंस बेटर हो, जितनी उस टाइम अंडरस्टैंडिंग थी। तो अगले साल भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये सिलेक्शन थे मेरे। तो प्रिपरेशन के दौरान आप कितना समय पढ़ाई को देते थे उस टाइम और क्या डेली रूटीन आपका रहता था या क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती थी? देखिए, उस टाइम 7-8 घंटे या 10 घंटे पढ़ता, वो डेली वैरी करता था। मेरा हमेशा मानना था कि जैसे मैंने वही आपको बताया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो मेरा ये मानना था कि जब भी एग्ज़ाम आता है हमारा, तो चाहे हमने स्कूल के एग्ज़ाम दिए, कॉलेज के, तो 1 दिन पहले ज़रूर हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो मैंने मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी और उनको मैं एज़ अ रियल टेस्ट लेता था। तो उन टेस्टों की मैं तैयारी करता था, तो और वो एग्ज़ाम प्रेशर भी रहता था कि ये टेस्ट देना है कल। तो वैसे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। और एक फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली एक इंसिडेंस हुआ कि जब 13 में मुझे मेंस लिखना था, 2013 वाला एग्ज़ाम, तो उसके 3-4 महीने पहले, 3 महीने पहले शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले इधर-उधर घूमने में हम लोग टाइम वेस्ट कर देते थे कि कहीं चले गए तो चाय पी रहे हैं बैठ के। तो अब पैर फ्रैक्चर हो गया तो आपको अपने रूम में कहीं बैठ के जा नहीं पढ़ाई सकते। करना है, तो कहीं जा नहीं सकते थे। तो वो मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गया। तो फिर वो 1.5 महीने मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई जब फ्रैक्चर था, और वो फिर मोमेंटम एग्ज़ाम तक चलता रहा।
तो फिर मैं लास्ट के मतलब ढाई 3 महीने तो पूरा दिन-रात एक करके मैंने पढ़ाई की थी मेंस के पहले। तब ये भी पता नहीं चलता था कब दिन हो गया, कब रात हो गया, उतनी मैंने मेहनत की थी। दिन में सो लिए, कभी रात को सो लिए, तो उस टाइप से पढ़ाई हुई थी। तो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में कौन से वो मटेरियल्स थे जिन्होंने वाइटल रोल प्ले किया? उसमें सबसे पहले तो देखिए जो बेसिक बुक्स हैं वो आज भी रिलेवेंट हैं। बेसिकली यूपीएससी में एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनामिक पार्ट। स्टैटिक का मतलब कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अमेंडमेंट्स हैं सारे, और उसके अलावा कुछ ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, कुछ इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी स्टैटिक हैं जो उस टाइम से भी बहुत रिलेवेंट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ करंट अफेयर्स या जिसको बोलते हैं डायनामिक होता है कि अभी क्या चल रहा है। तो उस टाइम तो जैसे लक्ष्मीकांत एक पॉलिटी की बुक आती है, वो आज भी उतनी रिलेवेंट है। हुँ। स्पेक्ट्रम एक हिस्ट्री है, वो बुक आती है। तो वो सारे सोर्सेज़ मैं पढ़ता था, प्लस करंट अफेयर्स के जो न्यूज़पेपर है वो मैं अच्छे से पढ़ता था, बहुत अच्छे से, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से काफ़ी चीज़ें डेवलप होती हैं। उनके नोट्स बनाता था और उनको जो स्टैटिक पार्ट है उससे इंटरलिंक करता था। पर मैं सबसे ये बोलूँगा कि एक सिंगल सोर्स बुक रखें आप जो भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप इधर-उधर से भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें नोट्स बना लें जो आपकी सिंगल बुक है। क्योंकि लास्ट में अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो जिसने नहीं पढ़ा है और आपने नहीं पढ़ा है वो बराबर हो जाएँगे। तो लास्ट टाइम का रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लक्ष्मीकांत को अपनी बेस बुक बना लें, भले ही इधर-उधर आप कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ कुछ एडिशनल बताएँगे वो उसी में ऐड करते जाएँ। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की है उसको अपनी एक बेस बुक बना लें, तो हर सब्जेक्ट की एक बेस बुक आपकी होना चाहिए। सारे जो एडिशनल चीज़ें हैं वो उसमें ऐड करते जाएँ और उसको बार-बार रिवाइज़ करते जाएँ। और मेंस में क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है, तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएँ। एक माइंड मैपिंग टेक्निक होती है बहुत अच्छी। टोनी बुज़ान करके एक वो थे मेमोरी चैंपियन, उन्होंने ये डेवलप की है। तो उसमें बहुत शॉर्ट, मतलब मेरे मेंस के लिए टोटली 7 रजिस्टर थे, 1 रजिस्टर में 1 सब्जेक्ट था। तो 4 हमारे जो जीएस के पेपर होते हैं उसके रजिस्टर थे, 2 ऑप्शनल के थे और एक मैंने एस्से के भी नोट्स बनाए थे। तो वो आप अगर बना लेंगे तो वो 7 रजिस्टर को रिवाइज़ करने में हार्डली डेढ़ दिन लगता था पूरा। तो मैं मेंस के टाइम बहुत ईज़िली रिवाइज़ कर पा रहा था चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो वो टाइम जो होता है, उस टाइम अगर आपने अपना टाइम बचाया, मैक्सिमम रिवीजन किया, तो यू गेट एज ओवर अदर पीपल। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बात और ज़रूरी है कि 3 फेस होते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स, मेंस और मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो तीनों की स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा अंतर है। देखिए नॉलेज तो आपकी सेम है, बट जो स्किल सेट चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते हैं। माने कि आंसर आपकी आँखों के सामने, आपको बस सही आंसर पहचानना है। तो आप बहुत ज़्यादा रटने या याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करिए उसमें। तो मेरा ये था कि पिछले सालों के सारे पेपर आप निपटा लो, उसके बाद मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ दो, और जो उसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन पढ़-पढ़ के वही चीज़ें अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाओ। तो आपकी बुक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन हो जाते हैं, और बार-बार क्वेश्चन करना है। एक दिन बैठ के 100 करो, कभी 200, कभी 300, और जहाँ कमी हो रही है उसको लिख के उसको दूर करना है। मेंस में आपको हर टॉपिक के बेसिक 7-8 फैक्ट्स, डायमेंशंस मालूम होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए वो, कि कोई रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछ ले, तो आप बता पाएँ कि ये है। और उसको याद करके और पुराने क्वेश्चंस और जो टेस्ट सीरीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखो। वहाँ आंसर राइटिंग करना है आपको, स्पीड का ध्यान रखना है, रिलेवेंट आंसर लिखना है, लेजिबल राइटिंग होना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब आप ऐड कर देंगे तो और आधा-आधा, एक-एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा हर आंसर में। तो उसका आपको ध्यान रखना है। एक एस्से की लोग तैयारी नहीं करते, तो हर वीक आपको एस्से की जो है प्रैक्टिस करना है। तो ये, और इंटरव्यू है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दो, अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। तो हम कई फ्रेंड्स थे जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस साथ में करते थे, और हम खुद भी इंटरव्यू लेते थे और खुद इंटरव्यू भी देते थे। तो जब खुद भी आप इंटरव्यू लेते हो तो आपको अपनी कमियाँ पता चलती है कि सामने वाला जो गलती कर रहा है, ये मुझे नहीं करना है। तो वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका इंटरव्यू जो यूपीएससी का है वो उतना ईज़ी हो जाएगा। लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से भी लोग हम अक्सर रह जाते हैं। उसके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए? जी, जी। देखिए, मैं पहले तो बताऊँगा कि अगर साइकिल किसी को चलाना है, तो वो कितनी बुक पढ़ ले, वो जब तक खुद नहीं चलाएगा, खुद गिरेगा नहीं, उठेगा नहीं, तब तक साइकिल नहीं चला सकता। और एक बार जब साइकिल चलाना आ जाती है, तो वो हमारे रिफ्लेक्स में आ जाता है। यानी बहुत सोचना नहीं पड़ता, कहाँ मुड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। सेम अप्लाई टू आंसर राइटिंग ऑल्सो, कि आपने कितना ही पढ़ लिया, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, तो मेंस में आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाएँगे। तो पढ़ लो, मतलब ये नॉलेज तो है ही, साथ में आपकी स्किल सेट होना चाहिए आंसर राइटिंग के। तो आप जितना नॉलेज को वैल्यू देते हो, लोग पढ़ते रहते हैं, उतना ही आपको आंसर राइटिंग में टाइम देना है। तो पढ़ लो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो, और उसी से अपनी वैल्यू भी जो है, नॉलेज को भी एनरिच करते रहो। तो सबसे मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा-सा एक आपका बेसिक जब मेंस का सिलेबस कवर हो जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें।
उस पे फीडबैक लें और अपने आंसर्स को इम्प्रूव करें। गलतियों की आपने बात की अभी कि आपने भी बहुत सी गलतियाँ की और उनसे सीखा। अक्सर कहा जाता है कि अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख लें तो वो ज़्यादा समझदारी वाली बात होती है कि जो उन्होंने गलती किया उससे आप सीख लो, आप कुछ नई गलतियाँ करो और कुछ नया सीखो। जी, जी। तो आपकी वो कौन-सी गलतियाँ थी जो आप बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को या यूथ को कि तुम ये गलतियाँ मत करना? अब पहले तो जब मैं आया तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था तैयारी करने और थोड़ा-सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं शायद डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो हमेशा आपको पुराना अपना डिलीट कर देना है, कोई भी बैकग्राउंड है। मतलब यू शुड ऑलवेज़ बी ओपन माइंडेड, यू शुड ऑलवेज़ बी हम्बल इन लर्निंग, तो आपको अच्छी नॉलेज जो आती है। तो उस चक्कर में मेरा जो मैंने बोला कि जो अटेम्प्ट दिया था 2012 में वो रह गया। प्लस कुछ लोग थे वो हमेशा नेगेटिवली मोटिवेट करते रहते थे। मतलब तो मुझे लगता है कि वो भी बड़ा नुकसान करता है। हमेशा आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपके घर के बगल में अगर कोई कचरे का ढेर लगा देगा तो आपके घर की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी और वहीं घर के बगल में कोई अच्छा मॉन्यूमेंट या कुछ बन जाएगा तो आपके घर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो वैसे ही हमारा फ्रेंड सर्कल होता है। तो अच्छे लोगों से आपको कंटिन्यूअसली डिस्कशन करना है, अच्छे लोगों से आपको अच्छे से बात करना है और लकीली मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड भी मिले। वो अभी भी मेरे साथ में सारे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, मोटिवेट किया। तो कुछ मुझे सेल्फ डाउट भी हो गया था कि मालूम नहीं, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस भी और कई लोग बोलते थे कि ये तो लॉटरी है एग्ज़ाम या हुँ। ये तो पूरा लक बेस्ड एग्ज़ाम है। पर आप उस थॉट प्रोसेस से फिर मेहनत नहीं करोगे, तो वो थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियसली भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। मतलब रिमोटली भी आपको सोचना नहीं है, आपको अपने परिश्रम पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, कितना कंसिस्टेंसी से कर सकता हूँ और कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सारे थोड़े से लैकिंग थे मेरे अंडर अंदर में और मैं थोड़ा-सा ओपन टू लर्निंग में नहीं था। मैंने सोचा कि ये पढ़ लिया तो पढ़ लिया। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, नहीं, कहीं न कहीं बहुत सारी कमियाँ हैं, इनको दूर करना है। तो फिर उस पे मैंने जो है वर्क करना शुरू किया। जब मेरा नहीं हो तो मैंने देखा कि सारे मैंने लिखे अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट और सब पे एक-एक करके कार्य करना शुरू किया, तो फिर सफलता मिल गई इसमें। लक की आपने बात की। अक्सर हम भी सुनते हैं यही बोला जाता है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा तुम तैयारी करो बस। तो आप इसको कितना मानते हैं लक को? देखिए, मैं लक तो नहीं मानता बट मैं बोलता हूँ कि लाइफ़ जो है ना वो सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंस है। मतलब आपको भी नहीं मालूम कि आज शाम को आपके साथ क्या होगा या किसी को नहीं मालूम कि कल वो किस फ्रेंड से मिलेंगे, किससे बात होगी। तो ये कंटिन्यूअसली कोइंसिडेंसेस चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो 99% चीज़ें हम सोचते हैं वो शायद होती नहीं लाइफ़ में। ठीक है ना? एक हुँ। फोमो में लोग जीते हैं, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में, वो भी कुछ होना नहीं है लाइफ़ में। और हमने तो पुलिस में वर्स्ट ऑफ द सोसाइटी देख रखा है, एज़ अ डॉक्टर भी हमने सोसाइटी को बहुत अच्छे से देख रखा है। तो हमेशा लाइफ़ अनप्रेडिक्टेबल रहती है। आप हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है और जो चांस है कि जिस कारण आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, उसको कम करते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ाते हो। तो आप जितना मेहनत करोगे, वो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% के पास पहुँचेगी। बाकी थोड़े परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आपके कर्म, आपका भगवान पे विश्वास, आपका प्रॉपर एग्ज़ाम मैनेजमेंट, अपने आप पे विश्वास, वो सारी चीज़ें अगर मिल जाएँगी, तो फिर सक्सेस मिलना निश्चित है। तो जो लक वाला फैक्टर वो सभी को अप्लाई होता है, तो उसको हम हटा ही दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो मैंने तो लक को डिलीट कर दिया। अगेन इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंस। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, तो वो जो सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंस है, वो भी पॉज़िटिव होने लगते हैं आपकी लाइफ़ में। आप अच्छी लोगों से मिलोगे फिर, अच्छी बातें शेयर करोगे, आपका अच्छा थॉट प्रोसेस चलेगा, वही आपके एक्शन में आएगा और वही गुड रिजल्ट्स देगेगा देगा। तो आपको हर चीज़ पे वर्क करना है और मेनली अपने माइंडसेट पे वर्क करना है कि मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे पॉज़िटिव सोचना है, मुझे पॉज़िटिव जो मुझे मोटिवेट करें ऐसे लोगों से मिलना है और हर काम में एक पॉज़िटिविटी लाना है, हर काम में वैल्यू क्रिएट करना है, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो नियर टू 100% पहुँचने लगेंगे और यही मेरा लाइफ़ की जो है फिलॉसफी है। आपने बताया कि आप लक पर बिलीव नहीं करते लेकिन मेहनत और कर्म जो है वो काम आते जी, हैं। कर्म पे अक्सर आज के समय में कर्मा कहा जाता है जिसको बिल्कुल। कि जो आप कर्म करोगे उसका वापस आपको रिवॉर्ड जी, मिलेगा। जी। तो आप कर्मा पर बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि हमारे हाथ में सिर्फ़ हमारा कर्म है। मतलब और कुछ तो है नहीं हमारे पास। जो पास्ट था कल वो भी चला गया और जो फ्यूचर है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। बट इस मोमेंट में मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन की भी बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी रही है कि अपना सुबह उठे आज बहुत अच्छे से मेहनत करना है। इस मोमेंट पे बहुत अच्छे से मुझे क्लैरिटी लाना है। इस मोमेंट पे आंसर राइटिंग अच्छी करना है। जब मैं एग्ज़ाम में हूँ तो फिर एग्ज़ाम में हूँ। फिर ये मैं टेंशन नहीं ले रहा कि घर पे क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो जाएगा या या कुछ हो गया है, कहीं युद्ध चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। तो वो एग्ज़ाम में हो तो वो पेपर दिख रहा है मुझे और आंसर राइटिंग दिख रही है। जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ,
तो मेरा यही कोशिश है कि कैसे मैं उनको इंस्पायर कर पाऊँ, कैसे उनके हार्ट को टच कर पाऊँ, कैसे उनको मूव कर पाऊँ अपने आंसर से कि दे शुड फ़ील कि हाँ, मुझे नंबर देना है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी है कि मैं इंटरव्यू में वो सोचूँ। अब वहाँ बैठ के मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा प्रीलिम्स में क्या होगा अगले में या क्या दिक्कतें आएँगी, तो मेरा इंटरव्यू बिगड़ना जो है वो सुनिश्चित है। तो कर्म करना है, प्रेज़ेंट मोमेंट में करना है, बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर से जो है इम्पैक्टेड नहीं होना है। लोग क्या होता है पास्ट में कुछ गलत हो गया, उसी लेंस में अपना फ्यूचर देखते हैं और फिर इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो जो कल चला गया इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रीम, मतलब हमारा भी जो अभी तक की लाइफ़ चली गई है, वो सपने की तरह है, वो अब ख़त्म हो गई है, मतलब ना हम उसमें जा सकते हैं, ना कोई चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में और कर्म अपना अच्छे से करो, अपना 100% दो और बाकी फिर भगवान पे जो है वो छोड़ दो आप। मेंस आपका क्लियर हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में आपसे क्या कुछ सवाल पूछे गए अगर आपको याद हो तो? इंटरव्यू में पहले तो मेरे बैकग्राउंड से कि एज़ ए डॉक्टर, फिर मैंने जो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें लिखे थे कि पब्लिक हेल्थ पे कार्य करना, और मैंने ऑन ग्राउंड सारा ये कर रखा था। कई लोग क्या होता है हॉबी लिख देते हैं बट उनको मालूम नहीं होता, वो फिर मेंस और इंटरव्यू के बीच में अपनी हॉबी डेवलप करते हैं। तो वो पता चल जाता है, दे आर वेरी सीनियर पीपल, मतलब हमारे सामने अगर कोई क्लास 1 का बच्चा आएगा तो हम 5 मिनट बात करके हुँ। बता देंगे कि वो कितना सही है, कितना गलत है। तो वैसे हम हैं उनके सामने। तो पब्लिक हेल्थ में मैंने बिल्कुल ही जो रिमोटेस्ट ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ ऑलरेडी काम कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे शेयर की। मैं गढ़चिरौली होके आया था जो महाराष्ट्र में है। तो वो मैंने सारा होमवर्क बहुत अच्छे से अपना पहले ही कर लिया था। मतलब ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन भी, और फिर मैं न्यूज़पेपर में लिखता था तो वो एक था। तो वो भी देखिए भगवान की कृपा से मेंस और इंटरव्यू के बीच में मेरा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया था। तो उसके विषय में उनको बताया, मतलब अच्छा जो ओपेड पेज होता है उसमें बड़ा आर्टिकल। तो काफ़ी दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट और उनको काफ़ी अच्छा लगा और मेरे अच्छे नंबर थे उस साल के हिसाब से इंटरव्यू में। तो एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स देंगे यूथ को? मैं वही बोलूँगा कि नॉलेज एंड स्किल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस पेशेंस और होप, ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि एक तो आपको जो है अपनी नॉलेज ठीक-ठाक रखना है जितनी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी नुकसानदायक है, क्योंकि एक 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको 7 से 8 मिनट में लिखना है। अब अगर आपने उस टॉपिक पे पीएचडी कर रखी है तो आप वो लिख ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक हो जाता है, बहुत कम पढ़ना भी। तो ऑप्टिमम नॉलेज होना चाहिए, प्लस उसको अप्लाई कैसे करना है। तो आंसर राइटिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उनकी जो है आपको प्रैक्टिस करना है। एक आपको होपफुल रहना है। कई बार डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन मैंने बताया कि कई बार कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम में उनका क्वेश्चन छूट गया या कोई गड़बड़ हो गई, तो वो उस कारण उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट दे वर वेरी होपफुल, उन्होंने पेशेंस रखा, अगला अटेम्प्ट फिर फुल एनर्जी से दिया एंड दे गॉट सिलेक्टेड। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, होपफुल रहना है, एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट, और पॉजिटिविटी आपको डेवलप करने के लिए वो अपना एक मैकेनिज़्म बनाना होगा। किसी को म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा लगता है, हुँ। किसी को कोई बुक पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को किसी से बात करके अच्छा लगता है, तो ज़रूर इवॉल्व करें। वो मेरा आज भी है कि मतलब अपना जो है स्क्राइबिंग करना है, लिखना है जो भी है, अगर वो मुझे लग रहा है कि क्या एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, तो मैंने अभी 17-18 अपने एरियाज़ लिखे कि जहाँ मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो फिर अगर मैं लिखूँगा तो उनको इम्प्रूव कर पाऊँगा। प्लस जैसे म्यूज़िक हो गया या कहीं वॉक कर ली या किसी के साथ घूमा है, तो वो कई बार आपको जो है मोटिवेट कर देता है, तो वो आपको मोटिवेशनल और पॉज़िटिव जो पॉज़िटिविटी आपके अंदर लाए, उन चीज़ों को आपको ढूँढना है और उस पे कार्य करना है। यानी कि प्रिपरेशन के दौरान भी जो आपकी फ़ेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व रखिए। हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको हुँ। करना है। ये नहीं कि आप दिन भर मूवी देख रहे हैं हुँ, जाके। हुँ। बट मैंने फिर बोला कि आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है आप 2 दिन पढ़ाई मत करो। परेशान होने से अच्छा है कि आप 2 दिन का ब्रेक लो, कहीं जाके घूम आओ। मतलब पॉज़िटिविटी, होपफुलनेस, पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। मैंने फिर बोला कि आप परेशान होते रहते हो, फिर 4 दिन उसी के विषय में सोचते रहोगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। उससे अच्छा 1 दिन जाओ, जाके मार्केट घूमो, जो आपको अच्छा लगता है। कोई मूवी अच्छी लगती है, वो जाके देख आओ। जो मेरे एक मित्र थे, वो हर हफ्ते एक मूवी देखते थे एंड ही गॉट सिलेक्टेड आल्सो। तो वो उनका स्ट्रेस बस्टर था और उनका मोटिवेशन भी था कि अगर मैंने 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की, तो अपने आप को रिवार्ड करूँगा एक अच्छी फ़िल्म देख के। तो वो आपको फाइंड करना है अपना जो भी फैक्टर है। कई मेरे एक अच्छे मेंटर हैं, वो उनसे मैं जब भी बात कर लूँ तो मुझे पॉज़िटिव एनर्जी मिल जाती थी। तो वो आपको जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। ये सबका इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट डिसीज़न है। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए उनकी मोटिवेशन लबासना होती है कि लबासना चाहेंगे, और जिनको आईपीएस बनना होता है, उनके लिए मोटिवेशन वो यूनिफ़ॉर्म होती है आईपीएस की। तो आपके समय पे आपकी मोटिवेशन क्या थी? देखिए, उस टाइम तो
मोटिवेशन ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सिलेक्शन करना है और मेरा यही है कि जैसे जहाँ तक लाइट है, जहाँ तक उजाला है, आप पहले वहाँ तक का सोचो और आगे आप जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे अपने आप उजाला होता जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने लपसना या वो उतना सोचा नहीं था। मेरा था कि अभी तो एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम निकालने के बाद जो मेरे परिवारजनों के चेहरे पे खुशी होगी, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि वो कितना खुश होंगे जब मेरा लिस्ट में नाम देखेंगे। तो वो था और फिर अगेन सबका मोटिवेशन अलग हो सकता है। डेफ़िनेटली लप्सना हो गई या नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में उनकी लोग फ़ोटो लगाते थे, हुँ। अपने कमरे में चिपकाते तो वो भी कई लोगों को मोटिवेट करता है कि एक दिन मुझे जाना है। और एक सीक्रेट है रॉन्डा बर्न की बुक है, उससे भी हमारे सबकॉन्शियस में चलने लगता है। आप अपने आप को जब वहाँ इमेजिन करने लगते हैं, विज़ुअलाइज़ करने लगते हैं, तो और ज़्यादा एनर्जी से आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो डेफ़िनेटली वो भी मोटिवेशन हो सकता है। पर मेरा मानना यही है कि जहाँ तक उजाला दिख रहा है, वहाँ तक आप चलते जाओ। आगे आपको फिर और प्रकाश जो है मिलता जाएगा। तो मेरा था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनको खुश देखना है मुझे, वो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशन था उस समय पर। अपने पेरेंट्स की आपने बात की और हर किसी की सक्सेस में उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपकी सक्सेस में आपकी फैमिली का सपोर्ट किस तरह का रहा या कौन था जिसने सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? या कोई किस्सा अगर आप उस समय का बताएँ? देखिए, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने वो उन्होंने हमेशा सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरी माताजी वो हमेशा कि कुछ अलग करना है मतलब पढ़ाई-लिखाई के अलावा भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो, कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर होना चाहिए। और मेरे पिताजी वो खुद डॉक्टर हैं, तो मैंने हमेशा उनसे कठिन परिश्रम करना, कैसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखना, वो कभी आज तक उन्होंने ज़िंदगी में मैंने आज तक उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, आज तक मुझसे ना कभी किसी के ऊपर देखा, ना कभी मेरे ऊपर देखा। प्लस अपने बच्चों को नर्चर करना और उनको फ्रीडम देना अपने डिसीज़न लेने की। तो जैसे मैंने मेडिकल छोड़ के जब तैयारी शुरू कर दी उसके बाद उनको बताया कि अब मैं अभी डॉक्टरी कुछ दिन के लिए मैंने पॉज़ ले लिया है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि चलो जो इसमें हेल्प चाहिए वो बता देना, कोई फाइनेंशियल या कुछ भी। तो उनका तो बहुत और हमेशा चाहे एग्ज़ाम सेंटर जाना हो या एग्ज़ाम के टाइम का स्ट्रेस हो, तो उन्होंने एंश्योर किया कि वो जितना उसको कम कर सकते हैं वो कम करें और जो मुझे डिसीज़न लेना है आज भी तो उनका 200% सपोर्ट उसमें है। चाहे मैं कुछ भी करना चाहूँ लाइफ़ में पॉज़िटिवली, तो वो सपोर्ट हमेशा उनका रहा और हमेशा मोटिवेशन रहा उनका। इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ, यूपीएससी आपका क्लियर हुआ, आपका लिस्ट में नाम आया। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा और क्या कुछ नया सीखा? देखिए, पहले तो फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें कि सारे सर्विसेज़ के लोग आते हैं और इट्स मोर ऑफ एन्जॉयमेंट है वहाँ पे। ट्रेनिंग भी होती है, साथ-साथ ट्रैकिंग होती है। मतलब वहाँ सारी चीज़ें आपकी डेवलप कर लेते हैं। वो जो बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी वो लोग डेवलप करते हैं। तो वो सारा होता है कि कैसे डाइन करना है, कैसे लोगों से बात करना है और आप कई जो सीनियर ऑफ़िसर होते हैं उनके लाइज़निंग ऑफ़िसर होते हो, तो कैसे उनसे इंटरैक्ट करना है, उनको रिसीव करना, फिर ट्रेकिंग होती है, एक्सरसाइज़ सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एनपीए में जो है पुलिस की ट्रेनिंग होती है जो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप इंडिया में इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ी-सी हार्श ट्रेनिंग होती है कि सुबह आपको लगभग पौने 5 उठना होता है और साढ़े 5 के आस-पास वहाँ पे फॉल इन होता है। 6 बजे के पौने 6 आप ग्राउंड पहुँच जाते हैं। फिर रनिंग हो गया, डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। उसके बाद सुबह के रूटीन के बाद वहाँ पे क्लासेस चलती हैं। यही हमारे जो डिफरेंट लॉज़ हैं उनके ऊपर, प्लस डिफरेंट एरियाज़ के गेस्ट लेक्चर भी आते हैं और डिफरेंट एरियाज़ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ पुलिसिंग से रिलेटेड। वहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं, अक्षय कुमार खुद आए थे जैसे कि और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आएँगी। मतलब जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर आएँगे। कई एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट भी आएँगे, उनसे आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। फिर दोपहर में हमारी वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग इसकी प्रैक्टिस होती है, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, मतलब एनीथिंग यू टेक नेम वो सारा अकेडमी में फैसिलिटीज़ हैं और जिसको भी अवसर मिले एक बार ज़रूर उनको जाके घूमना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा 10 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद पासिंग आउट परेड होती है। उसके बाद आप लोग एसएचओ और इसका काम करते हैं। मतलब थाने में हर लेवल पे आपको काम करना होता है ट्रेनिंग के दौरान। तो आप कुछ टाइम पे कांस्टेबल का भी कार्य करेंगे, जो एमएचसी, एसएचओ सारा कार्य आप करते हैं। फिर हमारे टाइम पे फ़ेज़ 2 एक ट्रेनिंग का होता था। मतलब आफ्टर फ़ेज़ 2 हम ट्रेनिंग कंप्लीट मानते हैं। तो उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था जो विदेश में होता था। तो लाइक मैं गया था एंटी टेररिज़्म ट्रेनिंग के लिए इज़राइल।
तो वो भी काफ़ी मीनिंगफुल होता है। वहाँ के फोर्सेस, वहाँ की पुलिस से जो है इंटरैक्ट करते हैं, तो काफ़ी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं, तो ये सारा होता रहता है। और अभी भी हमारी मिड करियर ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। मैं अभी 1 महीने कुछ दिन पहले वहाँ रह के आया हूँ हैदराबाद अकेडमी, तो वो सारा कोर्सेज़ चलते रहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स जो हैं वो भी चलते रहते हैं। यानी जॉइनिंग के बाद भी आपका बीच-बीच में ट्रेनिंग पीरियड के लिए जी, आपको जाना होता है। चलता रहता है। हर प्रमोशन से पहले एक ट्रेनिंग ज़रूर आपको कंप्लीट करनी होती है। वो अकेडमी में होती है हैदराबाद में। अगर आईपीएस ऑफ़िसर्स हैं तो आईएएस जो है उनकी लबासना में होती है। ओके। आपने जैसे वेपन्स ट्रेनिंग और हॉर्स राइडिंग का बताया, तो मैं उसके बारे में चाहूँगी उसके बारे में आप इन डेप्थ बताएँ और कुछ अटैचमेंट्स भी होती है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें? एक तो वेपन ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट जो इंडिया में वेपन अवेलेबल है वो सारे आप चला के देखते हैं। तो मतलब आप वेपन का नाम लो और उसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है वहाँ पर। और इसी तरह हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि बहुत डर लगता है अगर जिसने हॉर्स राइडिंग नहीं की है, तो उसी डर को भगाना है आपको। तो बहुत बच्चे डरते भी हैं, लेकिन बाद में सारे अच्छे हॉर्स राइडर्स वहाँ पे बन जाते हैं। फिर बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं हमारे कि जैसे कि एक तो कॉलन होता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी के साथ इंटरेक्शन होता है। जस्ट आफ्टर हमारा जो फेज़ 1 कंप्लीट होता है 10 महीने का, जो मैंने आपको बताया था, तो वो होता है। प्लस आर्मी के साथ अटैचमेंट होता है, तो जैसे मेरा हुआ था सिक्किम में। फिर जितने हमारे सीएपीएफ्स हैं, सीआरपीएफ का हमारा मणिपुर में हुआ था, फिर बीएसएफ के साथ हमारा बांग्लादेश बॉर्डर पे हुआ था, तो उन सब के साथ अटैचमेंट होते हैं। प्लस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आईएसबी हैदराबाद जो है, उसके साथ मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया है रिसेंटली। तो वो सारे कोर्सेज़ पूरे थ्रू आउट द करियर जो है वो चलते रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान का कोई किस्सा, कोई यादगार किस्सा जो आप बताना चाहें, जो आपको अभी तक याद हो और हमेशा याद रहेगा? कोई दोस्त उस समय पर बने हों, उनके साथ का कोई किस्सा हो? मेरे कई अच्छे मित्र थे, और एक भारत दर्शन होता है हमारा बहुत अच्छा, जिसमें कि पूरे इंडिया के इम्पोर्टेंट जगह जो है विज़िट होती है। कुछ मतलब स्पेसिफ़िक स्टेट्स होते हैं, पर मैक्सिमम आप इंडिया कवर कर लेते हो उसमें। तो उस टाइम बड़ा वो पिकनिक होती है, मतलब बहुत हार्श ट्रेनिंग होती है आपकी 3-4 महीने, और ब कई कई बार आप बहुत परेशान भी हो जाते हो। हालाँकि इट्स फॉर योर गुड ओनली, कि आपको अच्छे ऑफ़िसर बनाया जाता है। तो भारत दर्शन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, और बहुत ज़्यादा मस्ती की, और बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग की। और कई जगह हमको ऐसी जगह भी जाने को मिला कि जहाँ शायद हम एज़ ए नॉर्मल सिटीज़न जो है जा नहीं पाते वहाँ पे। जैसे कोई हमने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हमको अच्छे से देखने को मिला, और उसकी वर्किंग हमको पता चलती है। और कई सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल है। और दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद जब शाम को 6 साढ़े 6 बजे आप आते हैं, और सारे लोग एक-दूसरे के साथ बैठ के चिट-चैट और मस्ती करते हैं, वो सबसे एन्जॉयबल जो टाइम है वहाँ का है। वहाँ एक स्क्वाड सिस्टम होता है कि सब एक-एक स्क्वाड में होते हैं। तो स्क्वाड इज़ लाइक फैमिली, कि आपका एक बार जो स्क्वाड बन गया, वो पूरे साल भर रहेगा। तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग है पूरे स्क्वाड की। वैसे तो पूरे बैच की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो स्क्वाड जो होता है वो लाइक फैमिली बन जाता है वहाँ पे। तो अभी भी उनसे मिलना-जुलना या कोई कॉन्टैक्ट रहता है? हाँ, अभी भी हर हफ्ते ऑलमोस्ट बात होती रहती है। जैसे कि हमारे साथ नेपाल के भी ऑफ़िसर्स थे, भूटान के भी ऑफ़िसर्स थे। तो अभी एक नेपाली ऑफ़िसर हैं, वो अभी दिल्ली आए थे। तो मिलने का बिल्कुल हमारा प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ही कॉल्ड मी 3-4 टाइम्स, मैंने भी बोला, जबकि 10 साल बाद मिलना हो रहा था, 7-8 साल बाद। ऐसे कई बैचमेट दिल्ली में पोस्टेड हैं, कोई कहीं पोस्टेड है, तो अभी बैच का गेट टुगेदर जैसे हो गया, तो वो पुरानी यादें सारी उसमें ताज़ा हो जाती हैं। अब जो एस्पिरेंट्स हैं चाहे फिर वो आईएएस बने या फिर आईपीएस बने, तो कौन-सी वो बेसिक स्किल्स हैं या एरियाज़ हैं जिन पर उन्हें काम करना चाहिए? पहले तो एग्ज़ाम को लेके मेरा मानना है कि क्लैरिटी आप डेवलप करो कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स की क्या डिमांड है, मेंस की क्या डिमांड है, इंटरव्यू की क्या डिमांड है। आप मल्टीपल जो लोग हैं उनके इंटरव्यू देखो जो सिलेक्टेड हुए हैं, टीचर्स हैं कई बहुत अच्छा गाइड करते हैं उनको देखो, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसके एक नोट ज़रूर बनाओ। होता क्या है कि हमने किसी का इंटरव्यू देखा फिर हम भूल जाते हैं। मैं अभी भी नोट्स बनाता हूँ अपने हर उसके, जो मुझे अच्छा लगा, किसी ने कोई अच्छी बात बोली, तो उसके इमीडिएटली नोट्स बना लिए। अभी भी मेरे मोबाइल में सारे नो मतलब अभी भी कोई अगर पॉडकास्ट मैंने देखा तो आई विल डेफिनिटली मेक नोट्स ऑफ इट, कि ये मुझे 20 पॉइंट जो हैं वो बहुत अच्छे लगे। अभी मैं मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो जो एनवीडिया के फाउंडर हैं उनके साथ, तो उसमें मुझे 5-6 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो आई रोट इट, कि मैंने कहा कि ये हर जगह अप्लाई हो सकती है लीडरशिप रोल में। तो वो आपको लिखना है। फिर आपको देखना है कि प्री में उनकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मेंस में क्या स्ट्रैटेजी होगी, इंटरव्यू में क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये एक बेसिक जीपीएस जैसे होता है, हम कहीं जा रहे हैं, एक रोड मैप बनाना है। फिर आप थोड़ा-सा सिलेबस स्टडी करो।
मतलब सिलेबस में हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, बट क्या होता है कि आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ों को लेके क्लैरिटी आती है कि अच्छा हिस्ट्री में आर्किटेक्चर है, इसमें तो जब कोई आप बाद में पढ़ोगे तो आपको डाउट नहीं होगा। थोड़े से पुराने क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, वो भी आपको समझ में नहीं आएँगे अगर आपने तैयारी नहीं की है। बट जब आप फिर पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको मालूम होगा कि अच्छा इस टॉपिक से उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो वो आप सारा करें। फिर जो स्टैटिक बुक्स हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत करना है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम करना है, आप उन्हीं से शुरुआत कर दो कि पहले मैं फटाफट लक्ष्मीकांत खत्म करूँगा, फिर स्पेक्ट्रम शुरू करूँगा, फिर हर टॉपिक की कोई ना जैसे अभी थोड़ा-सा चेंजेज़ हो गया है, हमारे टाइम ज्योग्राफी की कोई एक स्टैंडर्ड बुक थी, वो जो भी अच्छी बुक है वो एक-एक आप लेते जाओ, उनको पढ़ते जाओ। फिर धीरे से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो ताकि करंट अफेयर से जो है आप एक्वेंटेड रहें। तो ये एक आप बेसिक प्रिपरेशन हो गई। अब जो है उसके बाद आप प्री के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू कर दो। रोज़ 30-40 ऑब्जेक्टिव करना है, कंसर्ट टॉपिक साथ में पढ़ लेना है। इसको रिट्रोगेट स्टडी बोलते हैं कि मैंने क्वेश्चन किया और टॉपिक पढ़ लिया। लोग टॉपिक पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन किया, टॉपिक पढ़ लिया और साथ ही आप देखो कि टाइम कितना है। अगर प्री आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, प्री में सिर्फ 5-6 महीने, तो आपको पूरा मुझे लगता है कि मिनिमम 5 महीने सिर्फ प्री की तैयारी के लिए आपको देना चाहिए। जहाँ बात आई मेंस की, तो उसमें आंसर राइटिंग करना है आपको। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 1 साल बाद आप प्री दे रहे हैं, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग शुरू कर दो। बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे जो है मेंस के आंसर लिखना है। तो वो आप शुरू कर दो और उसकी आंसर राइटिंग करते रहो और जो-जो उसमें धीरे से टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट अपने पता चलेंगे, उनको इम्प्रूव करो और प्री और मेंस के बाद ही फिर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। तो वो आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, मॉक इंटरव्यू लो। इंटरव्यू सबसे ईज़ीएस्ट स्टेप होता है, मेरा मानना है कि आप 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लेंगे। अपने डेफ पे होता है, जो अपना बैकग्राउंड होता है, उस पे आप कार्य कर लें, साथ ही जो करंट अफेयर्स में इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पे कार्य कर लें, तो इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। यानी आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल। पढ़ाई और करनी है। स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान देना है, रोज़ हमको 15-20 मिनट स्ट्रैटेजी पे लगाना चाहिए। लोग उस पे नहीं लगाते, ब्लाइंडली पढ़ते रहते हैं। एक मेंस का सिलेबस हमेशा अपनी टेबल के आँखों के सामने चिपका के रखो, वो मैं सबको बोलता हूँ याद होना चाहिए। वही डायमेंशंस हैं जो आपको एस्से में लिखना है, वही मेंस के सिलेबस में जो डिफरेंट टॉपिक हैं, वही डायमेंशंस आपके मेंस के आंसर बनते हैं। सपोज़ कोई भी क्वेश्चन आया, तो उसका एक हिस्टोरिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, ये सारा सिलेबस का पार्ट है। तो आप मल्टी डायमेंशन जो है वो उसमें आंसर लिख पाएँगे। अभी आप आईपीएस है, गुरुग्राम में डीसीपी हैं, लेकिन जब यहाँ तक आने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तब इस सर्विस के बारे में क्या सोचा था और अब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से कितनी ज़्यादा अलग है? क्योंकि अभी भी लोग जो हैं, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ सोचते होंगे। तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप बताएँ? देखिए, मुझे तो ज़्यादातर सर्विस के बारे में या तो मूवीज़ से मालूम था हुँ, हुँ। या जो अखबारों में पढ़ा है उससे मालूम था। तो उतना ही मेरा मोटिवेशन था क्योंकि मैं डायरेक्ट किसी आईपीएस को जानता नहीं था उस समय पे। तो पर मैं आया तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा यहाँ कार्य करने को है और बहुत ज़्यादा आप इम्पैक्ट जो है कर सकते हैं। मतलब मूवी में तो लिमिटेड ही दिखाते हैं कि एक गुंडे बदमाश से लड़ हुँ, लिया और हुँ। पूरी मूवी उसी में ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो आप मल्टीपल मतलब लोगों की हेल्प भी करवाते हैं, उनकी सर्विस भी कर पाते हैं और जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भी पहुँचा पाते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करवा सकते हैं। हमने कइयों के जो क्रिमिनल थे उनके घर डिमोलिश करवा दिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट करवा दी पूरी, जो इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई थी वो सारी अटैच करवा दी। ऐसे कई इंसिडेंट्स हमने जो है कर दिए। कइयों को हम बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवा पाए क्रिमिनल्स को। तो वो शायद मूवी में भी नहीं दिखाते, वो हमने कार्य जो है यहाँ पे कर दिया। और जो लोग थे उनकी जैसे कोविड टाइम था, तो नॉट वो डायरेक्ट पुलिसिंग का नहीं था, लेकिन इतनी लोगों की जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उनके फादर की डेथ हो गई थी बिहार में। तो मेरे पास रैंडम कॉल आया, मतलब मैं जानता भी नहीं था और उस टाइम आपको मालूम होगा एकदम से जब लॉकडाउन लगा था तो एक पासेस का सिस्टम था कि आपको एक स्टेट से हुँ, दूसरे में हुँ। जाना है तो पास होना चाहिए। तो वो रोने लगा व्यक्ति कि वो ट्रेन बस सारी बंद थी। उसका बस एक जीवन का वो था कि उसको अपने पिताजी का चेहरा देखना था अंतिम समय में। तो फिर मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने कहा आप मेरा नंबर लो, आपको जहाँ पे, और वो मोटरसाइकिल से सोचिए निकल गया लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी में। तो वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पेट्रोल पंप भी बंद थे, मतलब ही टूक चैलेंज। फिर यूपी बॉर्डर में कहीं चेकिंग हुई तो उसने मेरी पुलिस वाले से बात, मैंने रिक्वेस्ट की। फिर इसी तरह जो 1-2 बॉर्डर्स और पड़ी, वो फाइनली अपने घर पहुँचा, अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और वो व्यक्ति आज भी मुझे, जिस दिन उनके पिताजी की पुण्यतिथि होती है, आज भी मुझे मैसेज करता है। तो ऐसे कई कार्य हैं मतलब जो आप यहाँ पे कर पाते हैं। मतलब ये सिर्फ़ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्पल हैं जो बीइंग इन पुलिस मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ।
आपने बताया कि आपने भी मूवीज़ में देखा था और अक्सर सभी लोग मूवीज़ में ही देखते हैं और वहीं से इंस्पायर होते हैं, सोचते हैं जी। कि इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती है। तो इन रियल लाइफ आईपीएस सच अ ग्लैमरस लाइफ और नॉट, या क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं फिर बोलूँगा एस्पिरेंट से भी और सभी से कि मतलब ग्लैमर के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम बचपन में हमको कोई खिलौना चाहिए होता है, वो मिल जाता है तो फिर हम उसको थोड़े दिन अपने साथ बहुत साथ ही रखेंगे, किसी को देने भी हुँ, नहीं हुँ। देते हैं और कुछ दिन बाद फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है घर पे और ख़राब हो जाता है। तो ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है हेडोनिक अडैप्टेशन कि हम धीरे-धीरे अडैप्ट कर जाते हैं उस चीज़ को ना। तो आप ऐसे ही मतलब बहुत ग्लैमर या इसके पीछे जाओगे तो फिर आप 5-6 महीने में ही बोर हो जाओगे। वो आपको लगने लगेगा कि ये तो नॉर्मलाइज़ है। बट आप इसके लिए जाओगे कि मैं कितने लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला पाया, कितनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेज़ ला पाया, तो कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे और डेली आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। मतलब पीपल विल कम, दे नीड सम और अदर काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम यू और आप थोड़ा-सा भी आपने उनकी हेल्प कर दी ना, तो वो ज़िंदगी भर आपको ग्रेटफुल रहेंगे। आपको ग्रेटफुलनेस के लिए भी काम नहीं करना है कि कोई मुझे हुँ, हुँ। बट जो उनकी लाइफ़ को आप एम्पावर कर पा रहे हो ना, वो खुद अपने आप में इतना सैटिस्फाइंग खुद के है। लिए हाँ, सैटिस्फैक्शन। तो वो बहुत बड़ा सिविल सर्विसेज़ जो है अपॉर्च्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है। और आईपीएस को लेकर ऐसे कौन-सी, या पुलिसिंग को लेकर ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं, अभी तक आपने सुने हैं, जो आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पुलिसिंग का वर्क देखा है और पुलिस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। मतलब ऐसे भी इंस्टेंस होते हैं कि कई बार 1-1, 2-2 दिन सो नहीं पाते। तो और बहुत पॉज़िटिव वर्क होते हैं जो शायद कई बार मीडिया में हाइलाइट नहीं हो पाते। अब मैं कल की बात ही करूँगा, परसों की बात होगी कि एक छोटा बच्चा जो है वो मिस हो गया रेलवे स्टेशन से और वो स्पेशली इनेबल्ड चाइल्ड था जो दिव्यांग है, मतलब वो बोल भी नहीं सकता था। उसके पेरेंट्स जो थे उनका मेरे पास फ़ोन आया, वो भी रैंडम कॉल, मतलब मैसेज किया तो मैंने फिर उनका फ़ोन उठाया, तो दे वर क्राइंग कि हमको पता नहीं चल रहा है, वो बता भी नहीं पाएगा कहाँ है। और देखिए पुलिस टीम ऑलरेडी उसमें लग गई थी, मैंने फिर उनको और मोटिवेट किया, मैंने कहा कि बच्चे को फटाफट ढूँढना है और विदिन 1 आवर वो लोग ढूँढ के ले आए। अब हो सकता है ये शायद किसी अखबार की हाइलाइट ना हो। तो ऐसे रोज़ ही इतने ज़्यादा एक्ट ऑफ काइंडनेस और वो पुलिस करती है कि जो शायद थैंकलेस जाते हैं। कोई एक अनटोवर्ड या वैसा इंसिडेंस हो जाए तो वो तुरंत हाइलाइट हो जाता है। तो जो पॉज़िटिव पुलिस वर्क कर रही है, अब रात को देखिए हमारी 24 घंटे ड्यूटी है, इतनी ठंड है, तो 31 दिसंबर को हमने में से किसी ने न्यू ईयर नहीं मनाया। मैं खुद 5 बजे तक ड्यूटी पे बैठा हुआ था। मतलब आइदर आई वाज़ इन कंट्रोल रूम या मैं फील्ड में जा रहा था। तो ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ हम भी कहीं सेलिब्रेट हुँ। या वो कर रहे हैं। तो बट वो कोई अखबार में भी नहीं छपेगा, ना कोई मीडिया में आएगा। बट वो हमारा सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है कि हम लोग जा रहे थे तो कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हुई यहाँ पे या बहुत बड़ा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंस नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब मिलियंस या बोलना चाहिए इनफाइनाइट काम पुलिस डेली करती है, जो शायद एक्नॉलेज नहीं होते, बट वो हमको एक सेंस ऑफ सर्विस, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन देते हैं और वो मैंने पुलिस में देखे हैं। तो ये चीज़ है जो शायद लोगों को पता नहीं है और उसके लिए अब लोग भी ग्रेटफुल होने लगे हैं, तो वो सबको जानना चाहिए पुलिस के विषय में। यानी जो रियलिटी है वो लोग नहीं देख पाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ दिखाई जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। और आपने बताया कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक सैक्रिफाइस है। तो इसके अलावा और कौन-कौन से सैक्रिफाइसेज़ हैं जो पुलिसिंग में या पुलिस ऑफिसर को एक करने पड़ते हैं? देखिए, मैं फिर बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, ये सिचुएशन होती है, जैसे न्यू ईयर की ड्यूटीज़ आ गई। कई बार आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलता है, वो आपको वर्क लाइफ बैलेंस, अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। बट जब कॉल ऑफ ड्यूटी होता है तो फिर फैमिली और सबसे ऊपर आपकी ड्यूटी सबसे जो है महत्वपूर्ण होती है। और ये हमने जब जॉइन किया था तो तभी सभी लोगों ने साइन भी किया है, इसकी ओथ भी ले रखी है, चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो। तो ये सारा होता है और मैंने फिर बताया कि चूँकि इतना डायनामिक है, कब कौन बड़ा क्राइम हो जाए, कब कौन-सा बड़ा लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, तो वो कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और गुड टाइम्स भी होते हैं एज़ अ इंडिविजुअल हमारे लिए पुलिस में। आपने बताया कि कुछ भी बहुत बड़ा होता है तो फिर वो तुरंत हाईलाइट हो जाता है, और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है तो इस पे सब कुछ बहुत जल्दी वायरल होता है। तो ये सोशल मीडिया जो एकदम बूस्ट आया है इतना ज़्यादा, इससे आपको क्या लगता है कि पुलिसिंग जो है ईज़ी हुई है, आसान हुई है, या फिर और ज़्यादा चैलेंजेस इससे आ गए हैं? मैं तो मानूँगा कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं, कि एक तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस बढ़ी है, क्योंकि कोई भी अगर गलत करता है तो तुरंत वो सोशल मीडिया पे, तो सबको डर रहता है कि हमको अच्छे से जो है अपना कार्य करना है, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, लोगों की जो है सेवा करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है सोशल मीडिया से, साथ ही कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट्स है वो कई बार सोशल मीडिया से, हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करते हैं गुड़गाँव पुलिस में, पूरी डेडिकेटेड टीम है। तो कई इंसिडेंसेस के बारे में सोशल मीडिया से पता चलता है और कई कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। कहीं कोई बड़ा एजिटेशन हो सकता है,
कोई बड़ा क्राइम की भी हमको कई बार व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसकी मॉनिटरिंग से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और हम एडवांस में जो है उसमें तैयारी कर पाते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाते हैं। लेकिन नेगेटिव भी है कि फेक न्यूज़ जो है वो काफ़ी वायरल होती है। जैसे कि रिसेंटली जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो आई ब्रीफ द मीडिया अबाउट गुड़गांव पुलिस प्रिपेयर्डनेस, और अगर आप देखेंगे पीआईबी पे साइट पे, तो किसी ने उसको पाकिस्तान का वो करके वहाँ पे वायरल कर दिया फेक वीडियो बना के, कि वो फिर पीआईबी ने खुद उस पे अपना वो डाला है अपनी वेबसाइट पे कि ये फेक वीडियो है। तो जो फेक न्यूज़ है, जो फेक वीडियो है, या बहुत ज़्यादा सेंसेशनल क्रिएट करना, अननेसेसरी हमारे यहाँ टर्म यूज़ करते हैं रीलबाजी, कि ज़्यादा किसी भी चीज़ की फालतू की रील बना के उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा के बिना फैक्ट्स वेरीफाई करके और उसको वायरल कर देना, तो वो बहुत गलत है। उससे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, पब्लिक भी परेशान होती है और सभी को दिक्कत आती है। उसके अगेंस्ट अब कई प्रोविज़न है और हम उसमें एक्शन भी ले रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। फैक्ट बेस्ड जो न्यूज़ है, सभी को बोलूँगा कि उस पे आपको जो है विश्वास करना चाहिए। जी। एक बार आईपीएस ऑफिसर की जर्नी बता दीजिए कि क्या हायरार्की रहता है या फिर और क्या पावर्स रहती हैं? देखिए, एज़ ए आईपीएस आप जॉइन करते हैं एज़ ए एएसपी बोलते हैं जिसको, एएसपी अंडर ट्रेनी। जब आपने वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली, फिर आप डिफरेंट रैंक्स पे काम करते हैं, एसएचओ भी बनते हैं आप, उसके ऊपर भी। फिर हम बनते हैं एडिशनल एसपी, जो कि एसपी के अंडर में काम करता है। उसके बाद एसपी की जो पोस्टिंग होती है, जो या डीसीपी जो उसको कमिश्नरेट में बोलते हैं, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो वो ऑलमोस्ट पूरे ज़िले का जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, क्राइम कंट्रोल का उनका कार्य होता है। फिर उनके ऊपर डीआईजी होते हैं जो 3 स्टार लगाते हैं। जो एसपी होता है वो एक एम्बलम और एक स्टार लगाते हैं। तो वो उनका काम होता है एसपी के वर्क को सुपरविज़न, प्लस मल्टीपल पुलिस के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनमें सुपरविज़न काम होता है। उनके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, तो जनरली जैसे हरियाणा में रेंज है, रेंज में कई ज़िले होते हैं, तो उनको सुपरवाइज़ करते हैं एक इंस्पेक्टर जनरल। उनके ऊपर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, और फाइनली जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। तो जो डीजीपी, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स जिनको बोलते हैं, वो पूरे स्टेट की जो है पुलिस फोर्स के लीडर होते हैं और उनको लीड करते हैं। हर आईपीएस ऑफिसर को एक कैडर एलोकेट होता है, तो क्या वो कैडर चेंज करवाना ईज़ी होता है? क्योंकि आपका भी पहले कैडर कुछ और था, फिर आपने चेंज करवाया। हम कैडर चेंज के लिए मल्टीपल वो ग्राउंड्स होते हैं, कि एक तो किसी को कोई वहाँ पे हार्श कंडीशंस हैं या ट्रीटमेंट हैं, तो कई लोगों का जो है कैडर चेंज होता है। एक ऑल इंडिया सर्विसेज आईपीएस और आईएएस और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसमें मैरिज एक ग्राउंड होता है, कि क्योंकि फिर दोनों को सेम कैडर एलोकेट होता है। तो आइदर या तो किसी एक का कोई कैडर मिलता है या फिर थर्ड कैडर मिल जाता है। तो ये जनरली, और आजकल कई बार गवर्नमेंट भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपसे विलिंग मांगती है, तो आप कुछ टाइम के लिए वहाँ जाके सर्व कर सकते हैं। तो एक इंटर कैडर डेपुटेशन होती है, तो उस टाइम आप जाके दूसरे कैडर में जो है कार्य कर सकते हैं। प्लस जब आप सेंट्रल एजेंसीज में कई बार कार्य कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स में आपको सर्व करने का अवसर मिलता है। अगर कोई आईपीएस है, उसकी किसी पॉलिटिशियन से नहीं बन रही, या फिर जो भी कुछ सर्कमस्टांसेस है, उसके बेसिस पे अगर वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि उनका कैडर चेंज कर दिया जाए, कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जनरली ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि किसी पॉलिटिशियन से बनना ना बनना जो है, बिकॉज़ ऑल आर अल्टीमेटली सर्विंग द पब्लिक। तो ये रहता है, और ऐसा कोई ग्राउंड नहीं। अगेन हमने कहा कि किसी को कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, कुछ है, तो जो एक हार्श वो करके एक ग्राउंड है, तो उसके बेसिस पे ज़रूर चेंज होता है। बट पॉलिटिशियन से बनना ना बनना कोई इसमें नहीं, क्योंकि अक्सर हम सॉल्यूशन नहीं सुनते है। हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है रहता है पुलिसिंग पे। नहीं मैम, मैंने तो देखो अपने करियर में अभी तक हरियाणा का मैं पर्टिकुलरली बता सकता हूँ, तो ऐसा कोई बहुत प्रेशर देखा नहीं। मतलब यहाँ हमेशा मेरिट पे और लॉ पे जो है रिक्वेस्ट आती है हमारे पास कॉल करने को, और आप अगर कोई कार्य से आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन कन्वे टू द कंसर्न। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एंड यहाँ पे सभी आर वेरी हम्बल एंड वेरी नाइसली स्पीकिंग टू यू, जो हरियाणा का इन कल्चर जनरल है। तो ये मैंने अभी तक अपने करियर में देखा है। ओके। 2014 बैच के आप हैं, मतलब अभी तक काफ़ी लंबा सफ़र आप तय कर चुके हैं, काफ़ी साल सर्विस को दे चुके हैं। तो आप अभी तक कहाँ-कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही और किन-किन डिपार्टमेंट्स को आपने लीड किया? मैं पहले तो मेरी पूरी ट्रेनिंग सोनीपत में हुई है, अप टू एडिशनल एसपी मैं वहीं पे पोस्टेड रहा। उसके बाद मैं फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रहा, और मल्टीपल वहाँ हेडक्वार्टर का भी चार्ज देखा, वहाँ का ज़ोन का भी चार्ज देखा। कोविड का भी मेरे ऊपर जो है स्पेशल नोडल ऑफिसर मुझे बनाया गया था। प्लस बीइंग ए डॉक्टर, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश होने थे, तो उसके लिए भी मुझे नोडल बनाया गया था कुछ टाइम के लिए।
और उसके बाद मैं एसपी रहा सिरसा में। सिरसा इज़ द एरिया वाइज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अभी वो डिवाइड हो गया है 2 ज़िलों में। मेरे टाइम वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था और पूरा पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का वहाँ पर बॉर्डर है, तो हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, प्लस कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर। उसके बाद में झज्जर है जो कि दिल्ली के नेबरिंग है, वहाँ पर एसपी रहा और उसके बाद में अभी गुड़गाँव में जो है लगभग मुझे 1.5 साल हो चुका है यहाँ पर पोस्टिंग के। सिरसा में आप एसपी रहे, वहाँ से आपका फिर झज्जर ट्रांसफ़र हुआ था। तो जब आपका लास्ट डे था, वो काफ़ी अच्छे से आपको विदाई दी गई वहाँ से। तो उस पल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे या वहाँ के कार्यकाल के लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं वहाँ पे भी या झज्जर में भी या गुड़गाँव में भी मेरा हमेशा पीपल सेंट्रिसिटी जो है कोर रहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो कभी भी आके मुझसे मिल सकता है और मेरी प्रयास रहती है कि कई बार मेरे पास समाधान नहीं होता है तो उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा बिल्कुल कोर वर्किंग रहता है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अल्टीमेटली। कई बार दूसरे डिपार्टमेंट का भी होता है, तो मैंने सिरसा में जैसे स्पेशल पुलिस वाले कुछ लगा रखे थे जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेट कर लेते थे अगर कोई समस्या लेके आता था। तो हमेशा प्रयास रहा कि लोगों की समस्या दूर करना है, चाहे रात को 1 बजे, शाम को, दिन में। और कई बार मैं लेट इवनिंग में भी ऑफ़िस में बैठा तो कई लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो पाईं। जैसे एक लड़की की शादी हुई उस दिन मैं शायद 7 बजे ऑफ़िस में बैठा था सिरसा में ही और वो जो लड़का था जिससे शादी हुई थी, वो 7-8 दिन बाद ही उसको छोड़ के यहीं पर विदेश भागने के चक्कर में था। तो वो लोग मेरे पास आ गए। अब जब तक हम एफआईआर करते या कुछ करते तब तक हो सकता है उसी रात की फ्लाइट हुँ। थी। तो अब मैंने तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट फ़ोन किया, सारी इन्फॉर्मेशन भेजी, यहाँ डीसीपी मेरा दोस्त था आस-पास के ज़ोन का, तो उन्होंने गेट पे ही उस बच्चे को, उस युवा को रोक लिया। फिर उनकी काउंसलिंग की गई और वो घर फिर से बस गया। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि डायरेक्ट हो सकता है उसमें एफआईआर या पुलिस या क्राइम का वो ना हो, बट सिर्फ़ आपके एक फ़ोन से कार्य हो गया। तो वो मेरा हमेशा वर्किंग स्टाइल रहा है कि आई शुड बी हेल्पिंग अदर्स, आई शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर, आई शुड क्रिएट वैल्यू इन माय ऑर्गनाइज़ेशन एंड आई शुड हैव मतलब सबके साथ एम्पैथेटिक रहना है, सबके साथ सेंसिटिव रहना है, सबको सम्मान करना है जो भी आए। डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेज़ आपके सामने आते हैं। तो आज के समय की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेज़ देखने को मिलते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड देख रहा हूँ, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कई ज़मीनों के डिस्प्यूट्स हैं, एक ज़मीन मल्टीपल लोगों को बेच दी, तो वो सारे केसेज़ आते रहते हैं। या कोई प्रॉपर्टी घर वहाँ बनना था, वो डिलीवर ही नहीं किया टाइमली। प्लस एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत हो गए हैं आजकल, वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक सीनियर सिटीज़न्स जो हैं, उनके अगेंस्ट कि कई बार उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट उनको परेशान कर रहे हैं, तो वैसे डिस्प्यूट जो मेरे पास आते हैं। बाकी हर ज़ोन के और हर ज़िले के कुछ क्राइम कम ज़्यादा जो है वो अलग-अलग रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की आपने बात की, तो आज के समय में साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो साइबर क्राइम के किस तरह के केसेज़ आज के समय में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, साइबर क्राइम का भी ट्रेंड चेंज होता रहता है। जैसे अभी एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है कि आपको इंस्टा पे कोई आईडी दिखेगी कि कोई अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, हुँ, हुँ। वो होगा नहीं रियली। आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेंगे, वो कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करवाएगा, इनिशियली रिटर्न देगा। धीरे-धीरे इतना इन्वेस्ट करवा लेगा कि जो पैसा है वो आपका लौट ही नहीं पाएगा। तो एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक जो बोलते हैं कि वर्चुअल अरेस्ट, यानी एक वीडियो पे कोई पुलिस वाला या दूसरे डिपार्टमेंट का हुँ। व्यक्ति दिखाई देगा, वो बोलेगा कि आपका कोई भी सामान आपके नाम से आया था, वो कहीं पे एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे पकड़ाया है, उसमें ड्रग्स निकले हैं, आप पैसे दो नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस कभी भी ऐसे नहीं करती इन्वेस्टिगेशन, तो लोग पैसे भेजने लगते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो ये कॉमन ट्रेंड है और ये ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो हमको ट्रेंड पता होना चाहिए और हमेशा अवेयर होना चाहिए और कंटिन्यूअसली हमारा आप देखेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं, ट्वीट्स आते रहते हैं। हमारी जो I4C है या डिफरेंट पुलिस है, गुड़गाँव पुलिस भी अपना-अपना जो है मैसेज इस पे डालती रहती है। एआई और डीपफेक से जुड़े भी साइबर क्राइम के मामले सामने आते हैं? निश्चित रूप से किसी का वीडियो बना लिया, मॉर्फ वीडियो बना लिया, तो ये भी अब बहुत कॉमन है और एआई जैसे-जैसे एडवांस होता जा रहा है, ये फ्यूचर में भी बहुत कॉमन होगा। तो ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे वो 50% साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं? देखिए, एक तो अवेयर रहना है, कोई भी अननोन लिंक ओपन नहीं करना है, किसी से अपने पासवर्ड, अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, कोई अननोन नंबर से वीडियो या कुछ आ जाए तो उसको कभी ओपन नहीं करना है, तुरंत उसको आप डिलीट कर दो। एक बार अपने मोबाइल को बंद करके रोज़ रिस्टार्ट करो। कुछ अच्छे सेफ्टी ऐप हैं जैसे कवच हो गया गवर्नमेंट का, उन सबको आप अपने मोबाइल में रखो ताकि कोई जो वैसा ऐप है जो गड़बड़ है, वो अपने आप आपको बता देता है, तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है।
ऐसे कौन से मेजर लॉज़ हैं जो आईपीएस होते हुए या पुलिसिंग में आपको तो बहुत क्लियर हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो हमेशा फँसते हैं? उसके बारे में आप बताइए बताना चाहें? देखिए, एक तो मैं हर नागरिक को बोलूँगा कि भारतीय संविधान ज़रूर पढ़ना चाहिए हमको। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि क्या स्टेट को आपके लिए करना चाहिए, वो क्या है, प्रिएम्बल क्या है, वो सबको मालूम होना चाहिए। और बेसिक जो न्यूज़ में चल रहा है या जो कॉमन आपको आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा मोटर व्हीकल एक्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है? आपका कोई बिज़नेस है तो उससे रिलेटेड जो लॉज़ हैं वो पढ़ लीजिए। तो कॉन्टेक्सचुअल है क्योंकि ये तो इनफ़ाइनाइट वो है पैंडोरा बॉक्स जो है। तो पूरा आप नहीं पढ़ सकते। प्लस एफआईआर क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, जो बेसिक लॉ हैं, वो सारा आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो आपको मतलब मैं बोलूँगा एक्शनेबल और जो वर्किंग लॉ है वो पढ़ना चाहिए आपको अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड और आपकी डेली रूटीन वर्किंग से रिलेटेड। आपने ऐसे थोड़े समय पहले ही बताया था कि आपकी वाइफ़ भी आईपीएस है और आप भी आईपीएस हैं। तो एज़ अ कपल आपकी लाइफ़ जो है बाकी कपल से किस तरह से अलग है या फिर घर में किस तरह का माहौल रहता है? देखिए, घर में हमारा बहुत अच्छा जो है कि बहुत बैलेंस्ड लाइफ है और बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो और दोनों डॉक्टर्स हैं और बीइंग इन सेम प्रोफेशन दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो भी समझ सकते हैं। तो बड़ा हमारे यहाँ पॉज़िटिव और बहुत ज़्यादा हम लोग धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। तो घर में बड़ा सकारात्मक जो है वो माहौल भी रहता है और कभी भी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ़ जो है वो हमारे कभी भी प्रोफेशन जो है पर्सनल लाइफ़ में कभी वो नहीं कर पाया ऑब्स्ट्रक्ट। और घर पे ना तो हम पुलिसिंग डिस्कस करते हैं, ना कोई ऐसी बाहर के क्राइम डिस्कस करते हैं। तो घर पे घर की तरह का माहौल रहता है और कोशिश रहती है कि एक अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक माहौल रहे और जो हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार मिलें। आप दोनों ने ही एमबीबीएस किया, फिर दोनों ही सिविल सर्विसेज़ में आए, दोनों अब आईपीएस हैं। तो पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, साथ में ही सब कुछ किया फिर या कोइंसिडेंस था? नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है, हम तो आईपीएस की ट्रेनिंग में मिले और कई वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी मैच करती थी। तो फिर वहाँ पे अच्छी पहचान हो गई, फिर परिवार मिले तो फिर उसके बाद शादी हो गई। तो आईपीएस कपल होने का सबसे बड़ा एडवांटेजेस आपको क्या नज़र आते हैं? क्या लगता है? एडवांटेज तो यही है कि हम जानते हैं कि अपने क्या लिमिटेशंस हैं और जो कॉल ऑफ ड्यूटी है कई बार लेट नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो सबको मालूम है कि कितने चैलेंजेस हैं इसमें, ठीक है। प्लस मैं नॉर्मल हम पुलिसिंग डिस्कस नहीं करते लेकिन कोई बहुत चैलेंजिंग इशू हो, कोई चीज़ से परेशान हो तो डिस्कस कर सकते हैं साथ में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं। बट मैंने वही बोला कि जो मैरिज है उसका प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये तो ये है कि आपके बीच में कितना अच्छा इंटरेक्शन है, कितना बैलेंस्ड वे में आपके रिलेशनशिप्स हैं और कितना आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका ना एजुकेशन से कुछ लेना देना है, ना प्रोफेशन से लेना देना है। आप अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑलवेज़ जो है शादी सक्सेसफुल रहेगी सभी की। आपको पशुओं से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उसके लिए अक्सर आप कुछ ना कुछ बताते भी रहते हैं। उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को? मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि प्रकृति से और हमारे आसपास के पशुओं से सभी को प्रेम और उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये जो एक्यूआई बढ़ा है या जो इश्यूज़ हो रहे हैं एनवायरमेंटल, उसका कारण ये है कि हमने प्रकृति को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। पहले पेड़ की भी हमारे यहाँ उसको भी दिव्य माना गया, उसकी भी पूजा होती थी, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते थे। तो फिर उनको ड्यू रिस्पेक्ट की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, हर पशु-पक्षी को प्रेम करें, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो या अन्य पक्षी जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, तो उनका भी हम गार्जियन बनने का रोल करें, उनके खाने का, उनके पानी का, अब ठंड है तो उनके रहने की हमने लगभग 15 शेल्टर अपने पुलिस लाइन में रखवा दिए हैं डॉग्स के लिए, ताकि वो पीसफुली वहाँ पे उनका ठंड अच्छे से बीत जाए। बहुत ज़्यादा भीषण ठंड है, तो वो सबको प्रयास करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ नाम भी रखिए अपने गली के जो डॉग्स हैं उनका, उससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, वरना वो फिर एक गली का कुत्ता होता है, कोई भी उसको पत्थर मारता है और आपने अगर एक बार किसी जानवर को खिला दिया तो वो जीवन भर आप जब भी जाएँगे वो पूँछ हिला के आपका स्वागत करेगा, बहुत खुश होके करेगा। तो प्रकृति तो मल्टीपल टाइम्स आपको देती है। आप एक पेड़ लगा दो मालूम नहीं वो कितनी जनरेशन तक आपको फल देता रहेगा। तो आप थोड़ा-सा भी देंगे तो वो मल्टीपल वापस आता है आपके पास, तो उससे प्रेम करें, उनका सम्मान करें सभी का और उनका ड्यू स्पेस है यहाँ पर, ये यूनिवर्स, ये जो वर्ल्ड है ये उनके लिए भी उतना ही है जितना हमारे लिए। तो सबके अंदर भावना होना चाहिए और वासुदेव कुटुंबकम हम लोग बात करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है। तो हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सही में हम एक फैमिली की तरह रहें। सोशल मीडिया पर आज के समय में स्ट्रीट डॉग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती रहती है कि बोलते हैं कि तुम डॉग लवर हो और जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं कि जो ये स्ट्रीट डॉग है काट लेते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अभी बीच में केसेस भी आए थे, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, इससे रेबीज़ उनको हो गया था। इस पर आपका क्या कहना है?
नहीं, डेफ़िनेटली देखिए रेबीज़ भी होता है, डॉग का अग्रेसिव बिहेवियर भी होता है, बट हमको उसके रूट कॉज़ में जाना बहुत आवश्यक आवश्यक है। मेरे घर पे मैंने 4 डॉग्स अडॉप्ट कर रखे हैं स्ट्रीट वाले, और वो 6 साल से इसी ठंड में मेरी वाइफ़ जो थी, उनको स्ट्रीट पे एक मदर ने बच्चे दे दिए थे, तो वो घर पे ही ले आईं। आपने तो शायद सोशल मीडिया पे भी जी, जी। पोस्ट शेयर की तो थी। वो मदर और वो बच्चे अभी भी हमारे साथ हैं। तो वो 6-7 साल से आज हमारे साथ ही हैं। तो आप उनको अगर प्रेम करेंगे, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइज़ेशन होता है, वो आप करवाइए। जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उनको खाना भी ठीक मिलेगा, पानी भी ठीक मिलेगा, अपने आप उनका फिर एग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाता है। प्लस आप जब भी जा रहे हैं उनसे प्यार से बात करिए, एक रोटी डाल दीजिए, जो आप कर सकते हैं। आप देखेंगे वो कभी आपको नहीं काटेगा। तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उनके भोजन-पानी का अगर ध्यान रख रहे हैं किसी भी गली में, प्लस ठंड हो गई, बारिश हो गई, उनके रहने का ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग बाइट होंगे। तब भी हमको अवेयर रहना है अगेन, क्योंकि वो एनिमल है, उसकी कई बार इंस्टिंक्चुअल क्या इंस्टिंक्ट आ रही है। तो डॉग बाइट लेकिन हमको कंट्रोल करना है, ये नहीं कि जैसे कि शेर ने किसी का शिकार कर दिया तो आपने पूरे शेर ही जंगल से हटा दो। तो वो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही ह्यूमन और कंपैशनेट सॉल्यूशन यही है कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, उनके खाने का, पीने का सबका ध्यान रखा जाए, पानी उनके लिए हो, भोजन उनके लिए हो, एक उनका शेल्टर बनाया जाए। एक मैं तो बोलता हूँ उनका नाम भी रखो, उनके साथ बॉन्डिंग रखो अपने गली के जो डॉग्स हैं, और थोड़ा अवेयर रहो। छोटे बच्चे जा रहे हैं तो पेरेंट्स को साथ में रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कोई छोटा बच्चा अकेला जा रहा है, अगर डॉग बाइट हो रहा है तो उसका पेरेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, कि आपको ये नहीं लगता कि आपको उसके साथ रहना चाहिए। तो वो सारी बातें जो हैं वो आवश्यक हैं उसमें। ओके। इफ़ यू हैड अ वन चांस कि आपको फिर से अपनी लाइफ को जीना है, अलाइव करना है, तो फिर आप क्या फिर से आईपीएस बनना चाहेंगे या फिर कुछ और करना चाहेंगे या किस तरीके से दोबारा से जीवन की शुरुआत करेंगे? नहीं, मैं तो अभी तक जो है मैं अपनी लाइफ़ से बहुत सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी गाँव में बहुत अच्छे से बीता खेलते-कूदते हुए, और अभी तक सारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं तो फिर से यही लाइफ़ जो है वो जीना चाहूँगा अगर मुझे फिर से अवसर मिले। ये तो हम सुनते हैं कि आईपीएस में क्यों आना चाहिए और ये सब लोग जानते हैं कि हाँ, क्यों आना चाहिए, क्या पर्क्स हैं, क्या पावर्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आईपीएस किस इस सर्विस में क्यों नहीं आना चाहिए या फिर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए जो लोग आते भी हैं तो उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि बाद में उनको सेटबैक ना हो? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं आने के कोई कारण ऐसे हैं नहीं। अगर आप अपने देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप पब्लिक के लिए कार्य करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ आप सही में लोगों की मदद कर सकें, तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज़ और आईपीएस जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। विशेषकर आईपीएस में कोई भी क्राइसिस में अगर व्यक्ति है, तो वो आपके पास आता है। तो वो मुझे लगता है, बट बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो कोई अगर मटेरियलिस्टिक है, या किसी को लगता है कि मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है या कुछ वैसा है, तो मेरे को लगता है थोड़ा सिविल सर्विसेज उनके लिए मैच नहीं करती। बट ऐसा कोई मुझे रीज़न नहीं लगता कि क्यों सिविल सर्विस में आना नहीं चाहिए। अगेन इट्स हर प्रोफेशन, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे बिजनेस हों, चाहे स्टार्टअप्स वाले हों, हर प्रोफेशन की उतनी वैल्यू है जितना कि सिविल सर्विसेज की है। दे दमसेल्व्स आर, मतलब वो भी अपने कार्यों से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं समाज के लिए और देश के लिए, तो वो भी अच्छे से करते रहें। और जिसका ये एप्टीट्यूड है कि मुझे पब्लिक सर्विसेज में जाना है, मुझे आईपीएस पे जो है आईपीएस बन के सेवा करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट सारे सवाल हमारे हो गए हैं। अब रैप अप की तरफ बढ़ेंगे तो रैपिड फायर राउंड लेंगे। यूनिफ़ॉर्म पहनकर पहली बार मिरर में देखा तो सबसे पहला ख़्याल दिमाग में क्या आया? पहली बार तो यही लगा कि जैसा मूवी में देखा था, वैसा खुद को देख के अच्छा लगा, और लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आज जब आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, और बहुत अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट। ज़्यादा टफ़ क्या है, आईपीएस की ट्रेनिंग या फिर पहली पोस्टिंग? इनिशियली तो मैं मानूंगा ट्रेनिंग जो है वही टफ है, क्योंकि आप 2-3 साल बैठ के पढ़ रहे होते हो, फिर वहाँ जाके दौड़ाना भगाना और इतना फिजिकल एक्सरसाइज वहाँ शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा सा जो है टफ रहता है इनिशियली। वन वर्ड फॉर लाइफ इन पुलिस? आई विल से जस्ट मेक हेल्पिंग अदर्स ए हॉबी। जितना आप लोगों की सेवा कर सकते हो करो उसको। फील्ड ड्यूटी या फिर डेस्क वर्क? दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि डेस्क वर्क से आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे लॉज, अच्छी सारी चीज़ें क्रिएट करते हो, अच्छे एसओपीज, और फील्ड वर्क से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर सॉफ्ट हार्टेड ऑफिसर, आप खुद को कौन-सा मानते हो? देखिए, जो क्रिमिनल हैं, जो बुरे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द स्ट्रिक्टेस्ट होना चाहिए, और बाकी नॉर्मल वर्किंग में, लोगों से इंटरेक्शन में हमेशा आपको सॉफ्ट होना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। अभी तक की सर्विस का कोई मेमोरेबल मोमेंट? मुझे लगता है कि कोविड टाइम में जो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए
कि जहाँ बिल्कुल ही सेल्फलेस सर्विस और लोग एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम दुःख में थे, वो करने के अवसर मिले। तो मल्टीपल ऐसे मोमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी मुझे संतुष्टि देते हैं। अर्ली मॉर्निंग पर्सन या फिर नाइट आउल, आप कौन से वाले हैं? ये देखिए पुलिस में तो कहना ही मुश्किल है क्योंकि 24 आवर की ड्यूटी है, तो कई बार अर्ली मॉर्निंग होता है, कई बार लेट नाइट होता है, तो इट कीप्स चेंजिंग एवरी डे। होममेड फूड या फिर आउटसाइड फूड? नहीं, घर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, होममेड फूड। फेवरेट स्ट्रीट फूड? फेवरेट स्ट्रीट फूड वैसे तो स्टेपल फूड है, तो मुझे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है। और लकीली गुड़गांव में कई अच्छे रोड साइड जो ठेले होते हैं वो हैं, जहाँ ऑथेंटिक जो बिहार का लिट्टी चोखा है वो मिलता है, तो हम लोग जाते भी हैं, स्कूटी पे ही जाके कई बार वहाँ जाके खाते हैं, तो अच्छा लगता है लिट्टी चोखा। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जो बहुत अच्छा सॉन्ग है। आपको गाना गाना गुनगुनाना पसंद है? नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे गाना गाना पसंद नहीं है। ऐसा आपने इसलिए बोला कि कहीं मैं बोल ना दूँ आपसे कि 2 लाइनें सुना दीजिए। मतलब वैसे ही मैं गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उतना गाने में ना कभी प्रैक्टिस की, ना कभी गाया कहीं पे। ओके। बिगेस्ट लेसन जो आपने अपनी किसी गलती से सीखा हो? मैंने ये सीखा है कि कभी भी हम गलतियाँ करते हैं या फेलियर आते हैं लाइफ में, तो हम पूरी दुनिया भर के सामने उसका रोना रोते रहते हैं, सभी से पूछते रहते हैं। जबकि हम अगर खुद ही 1.5-2 घंटे अपने साथ बैठ लें साइलेंस में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो है आंसर मिल जाते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे हम लोग कार्य नहीं करते, तो वो करना चाहिए हमको बहुत ज़्यादा। फेवरेट कोट? फेवरेट कोट इज़ स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ, जो स्वामी विवेकानंद का है। वो हमेशा बोलते हैं कि आप अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। आपको दुनिया में सब पे विश्वास है पर अपने आप पे नहीं है, तो आपसे ज़्यादा नास्तिक इस संसार में कोई भी नहीं है। तो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। वन मोटो इन योर लाइफ? मेरा वही है कि सबकी हेल्प करना और बेस्ट पॉसिबल में मैं सर्व करना अपने समाज को और सभी को, एंटायर ह्यूमैनिटी और एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स को। अब आखिर में यूथ से या फिर हमारी ओवरऑल ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा बड़े सपने देखें, बड़ा लक्ष्य रखें और हमेशा प्रयास करें कि आपके कारण किसी को कष्ट ना हो, दुःख ना हो। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक पीपल फार्म के रॉबिन सिंह है उनका, कि सफरिंग फुटप्रिंट, यानी हमारे कारण किसी को सफरिंग नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेरियनिज़्म, वीगनिज़्म को प्रमोट करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि किसी जीव को मेरे कारण कष्ट नहीं होना चाहिए, उसका जीवन कष्टमय नहीं होना चाहिए। तो वो किसी मनुष्य पे भी अप्लाई होता है, किसी व्यक्ति पे भी। तो हमेशा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि मेरा सफरिंग फुटप्रिंट जो है, जो किसी को पीड़ा हो रही है, वो मिनिमम होना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ भी बहुत सैटिस्फाइंग वे में जी पाएँगे और सबको जो है एम्पावर कर पाएँगे। साथ ही बड़े सपने देखिए, जो छोटे सपने देखते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। तो बड़े सपने देखना है और अपने सपनों और अपने लक्ष्य के कारण कोशिश करना है किसी को पीड़ा ना हो, किसी को परेशानी ना हो, और डेली एक्टिविटी भी हमारी ऐसी होना चाहिए कि हम मिनिमम पेन और सफरिंग इस संसार में किसी को करें, चाहे वो छोटी-सी चींटी भी हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, ग्रेटली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस अर्पित जैन जी, जिनसे बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिली, उनकी जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिली जो कि एस्पिरेंट्स के काम आने वाली है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट भी कर दीजिए, और हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको हमारे पॉडकास्ट की बहुत सारी रील्स, बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।